नमस्कार बच्चों। मैं ऋतिक मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ आपके सक्सेस वाला चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि 10th की बैच हमारी चल रही है और क्रैश कोर्स 75 डेज़ का है, जिसमें हम लोगों ने आपको पिछले लेक्चर पे क्या बता दिया था कि रिफ्लेक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, लाइट चैप्टर में पढ़ रहे थे। लाइट चैप्टर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देख लिया था। इरेगुलर, ये आपके सामने रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, कई सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस कर ली थी। ठीक है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड थी। ठीक है, हम लोगों ने मीडियम के बारे में डिस्कस कर लिया था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। मीडियम के बारे में डिस्कस कर लिया था। इतनी चीज़ें डिस्कस हो गई थी। और हम लोगों ने कुछ डिफरेंट कलर्स हैविंग, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। राइट, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ने आपको बताया था कि मुझे ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ानी है। क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाना है, मिरर प्लेन फार्मूला और स्फेरिकल मिरर में बताना है, विच इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, जिसका डेरिवेशन हम लोग करने वाले थे। ठीक है, तो आज अपना पहला लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं पहला। देखिए सारे बच्चे जो है जितने भी हैं वो कॉपी पेन लेके बैठे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ लेक्चर को देखते जा रहे हैं। कॉपी पेन उठा के बैठे हैं, उसके बाद फटाफट नोट्स बनाए मेरे साथ। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन होता रहे चले। तो हमें पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें देखना दो चीज़ें हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आती हैं। ये इमेज फॉर्मेशन के समय का लॉ नहीं है, ये लॉ है जब आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें देखना है कि दो लॉज ऑफ हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं। जब रिफ्लेक्शन हो रहा होता है तब दो लॉज होते हैं। रिफ्लेक्शन हमको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखना है। ठीक है, इसमें हमको कंसीडर कौन सा करना है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है। ठीक है, रेगुलर, क्योंकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में कोई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते नहीं है, क्योंकि उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे के बराबर नहीं होता है। तो रेगुलर हमको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखना है। राइट, ठीक। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का हमने फिगर बना लिया था, लेकिन एक बार हम फिर से इसका फिगर बनाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम सामने लॉज लिखेंगे। ठीक है, देख के ध्यान से। ठीक है, एक एक पॉइंट रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं। फिगर को देखते हुए आपको काम करना है एक। ठीक है, सिर्फ आपको सिर्फ आपको क्या करना है, फिगर को समझना है। उसके बाद आपको वहीं से मैं डेफिनेशन आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने माना है कि ये एक आपका स्मूथ सरफेस है। क्या है, ये आपका एक स्मूथ सरफेस है जिससे हमको रिफ्लेक्शन करना है। ये चीज, ये आपका एक स्मूथ सरफेस हो गया। ठीक है, ये आपका एक स्मूथ सरफेस हो गया। इससे मुझे क्या दिखाना है, इससे मुझे रिफ्लेक्शन दिखाना है। तो मैंने क्या किया, जाहिर सी बात है कि आप इस पर एक इंसिडेंट लाइट डालेंगे। क्या करेंगे, एक इस पर आप इंसिडेंट लाइट को डालेंगे। डालिए इंसिडेंट लाइट। क्या किया मैंने, इस पर एक इंसिडेंट लाइट फॉल कराई। हाँ से समझिएगा बातें। ठीक है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो थोड़ा ट्राई करें, बनाने की कोशिश करें। ठीक है, देखें मैंने क्या किया, मैंने इस पर एक लाइट गिराई, फॉल कराई इस पर लाइट मैंने एक। देखिए, ये मैंने इस पर एक लाइट फॉल कराई। ठीक है, जिसको मैंने नाम क्या दिया, इसका नाम क्या है, इसका नाम मैंने दे दिया कि एक इंसिडेंट लाइट रे है। क्या है, इंसिडेंट। ये हमारा नॉर्मल एन एन डैश हमारा क्या होता है, एन एन डैश, इतना बड़ा फिगर मतलब नहीं, थोड़ा छोटा कर लीजिए। एन एन डैश हमारा नॉर्मल होता है। इस पर हमने एक लाइट फॉल कराई, तो ये जो लाइट के बीच का आप एंगल देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये जो एंगल देख रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है,
ये एंगल हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को मैंने कह दिया ये इंसिडेंट पॉइंट है। ठीक, वो हमारा इंसिडेंट पॉइंट है। ये ए से ओ, ए ओ जो हमारी है वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे है। और ये हमारा एम डैश एक सरफेस है। क्या है, एम डैश एक हमारा सरफेस है। तो यहाँ से अब आपका क्या होगा, लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होके जाएगी। क्या होगा, लाइट आपकी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, सेम एंगल पर इसका रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, इसका सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा। देखिए कैसे, सेम एंगल पे इसका ये रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, सेम एंगल पर इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो एंगल बना, इस एंगल को मैंने बोल दिया कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल है। नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के बीच का एंगल जो होता है वो इंसिडेंट एंगल होता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इस सरफेस से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा है इंसिडेंट, वो रिफ्लेक्टेड एंगल। कैसा, रिफ्रैक्टेड एंगल। इसको हम कलर कर देंगे जिससे कि आपको दिखे साफ साफ कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ये हमारा जो एंगल बन रहा है ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का एंगल बन रहा है। दिख रहा है, ये इसके बीच का एंगल बन रहा है। और ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये वाला, ये एंगल बन रहा है हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल बन रहा है। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल बन रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। तो पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही होता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होने चाहिए वह दोनों ही बराबर होने चाहिए। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है। ठीक है, पहला बना लो दूसरा बना लो, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा एंगल आई है, ये हमारा एंगल आर है। तो पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो एक एक करके लिखते हैं। तो ये हमारी कौन सी लाइट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे। क्या है, ये हमारी लाइट रे रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसको नाम दे दिया मैंने ओबी। यहां पर एओ क्या है, एओ जो है वो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट। ठीक, ओ से बी तक जो लाइट हमारी गई वो क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट। ओ से बी तक, अगर हम इस एंगल की बात करें, एंगल ओ ए एन, एंगल ए ओ एन, इसको हम बोलेंगे यही हमारा इंसिडेंट एंगल है। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। हमारा यहाँ पर जो ओ बी ओ एन एंगल बन रहा है, एंगल बी ओ एन, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई। और क्या नाम यहाँ पर जो हमने फिगर में बनाया है, एम डैश क्या है, एम डैश जो है वो स्मूथ सरफेस है, जहां से स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से हमारा रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, जहां से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। बात क्लियर है। अच्छा, एन डैश यहां पर क्या है, एन डैश है नॉर्मल टू द, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, मतलब जो ये टोटल एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। ठीक है, दिखा दूं, इरेज कर दूंगा। ये जो एंगल बनेगा ये टोटल 90 डिग्री बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये टोटल 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा बन गया। तो इतनी चीज आपको इसके बारे में याद होनी चाहिए। फिर हम यहीं पर अब देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इन सारे टर्मिनोलॉजी को याद रखें, यहीं से हम देखेंगे अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ध्यान से, ये तो इसके बारे में टर्मिनोलॉजी हो गई कि क्या किस चीज को हम बोलेंगे। ठीक है, किस चीज को इस फिंगर में क्या दिखाया जा रहा है ये हमने बोल दिया। अब देखो लॉ, पहला लॉ देखिए क्या है, रटना नहीं है, बिल्कुल फिगर से समझना है क्या कह रहा है। फिगर को देखिए कि ये जो हमारी इंसिडेंट लाइट एओ है ये ओ पॉइंट पर आके मिल रही है, ओबी भी हमारी ओ पॉइंट से होकर जा रही है, और नॉर्मल भी हमारा ओ पॉइंट पर है। यानी कि ये तीनों, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल, ये तीनों ही हमारे
एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, मतलब तीनों ही हमारे सेम प्लेन में है। क्या कहेंगे? तीनों ही सेम प्लेन में है। तीनों ही क्या है? तीनों ही हमारे सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो पहला लॉ क्या बन जाएगा? पहला लॉ क्या बनेगा? पहला लॉ ये बनेगा कि इंसिडेंट लाइट, लिख ले, लिखें फटाफट। पहला लॉ क्या कह रहा है देखो, इंसिडेंट लाइट, ये लॉ रिफ्लेक्शन चल रहा है। इंसिडेंट लाइट नॉर्मल, दूसरी चीज कौन? रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट lies on lies on same plane, lies on same plane, lies on same lies on same plane, तीनों ही सेम प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये प्लेन है, इस पर इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड लाइट तीनों ही हमारे इस कॉमन पॉइंट पर आके मिल रहे हैं। हमारे इस कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर हमारे बनेगा तीनों ही हमारे सेम प्लेन में हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा, देखिए फटाफट। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरे लॉ का स्टेटमेंट ये है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। ठीक, ये हमारा दूसरा लॉ हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ये इमेज फॉर्मेशन का नहीं है, ये रिफ्लेक्शन कब होगा उसका है। अभी जब इमेज फॉर्मेशन देखोगे उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अलग हैं, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन में अलग आते हैं, लेकिन इनमें ये दो लॉज आते हैं। ठीक है, इन्हीं दो को हम बोलते हैं लॉज। ठीक, ये हमारे दो नीचे लॉज लिखे हुए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो आपको फिगर में रटना नहीं है, इंसिडेंट लाइट ये हो गई, रिफ्लेक्टेड लाइट ये हो गई, नॉर्मल ये हो गया, तीनों ही एक पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, और एंगल आई, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एंगल, ठीक, और एक ये वाला एंगल हमारा, ये एंगल बन रहा है, ये दोनों ही एंगल हमारे सेम प्लेन में, या दोनों ही एंगल हमारे बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक टॉपिक हो गया, इसको हमने समझ लिया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमारा कंप्लीट हो गया। यही दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिरर की। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसमें और कुछ बताना है? इसमें और कुछ हमको डिस्कशन नहीं करना है, यही हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिरर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिरर की। तो देखिए, मिरर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका होगा प्लेन मिरर, और दूसरा आपका होगा स्फेरिकल मिरर। दूसरा आपका होगा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक आपका हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, एक आपका हो जाता है कॉनकेव मिरर। क्या हो जाता है? एक आपका कॉन्वेक्स मिरर, एक आपका हो जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, सब आप फिगर जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो बनता है वो ऐसे बनता है, उसमें पॉलिशिंग जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। ठीक है, और कॉनकेव मिरर ऐसे बनता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, उल्टा बन गया है, सॉरी। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, ओ, पॉलिशिंग अंदर की तरफ होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, और कॉनकेव मिरर में पॉलिशिंग बाहर की तरफ होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है। ठीक, बाकी ये इसका पोल होता है, ये इसका पोल होता है। पहले हम प्लेन मिरर को डिस्कस कर लें, प्लेन मिरर की क्या खास बात है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर को। ठीक, स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्म्स आएंगे हमारे, उन टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे इमेज फॉर्मेशन पे पहुंचेंगे। बढ़ा जाए आगे, चलिए देखिए, सबसे पहले हेडिंग डाली जाए प्लेन मिरर।
हेडिंग हमने डाली है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कुछ बात इंपॉर्टेंट रखनी है, बाकी और बहुत कुछ ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। और क्या प्लेन मिरर की खास बात होती है? प्लेन मिरर की खास बात ये होती है कि वो इमेज को आप जितनी डिस्टेंस पे रख, ऑब्जेक्ट को जितनी डिस्टेंस पे रखते हो, सेम उतनी ही डिस्टेंस पर वो इमेज बनाती है। तो प्लेन मिरर में आप देख लीजिए क्या होता है। प्लेन मिरर कुछ इस तरीके का होगा आपका। फिगर में ऐसे दिखाते हैं कि ये एक हमने लाइन खींच दी, ठीक, और इस पर अगर हम पॉलिशिंग कर दें इस तरीके से, ठीक, तो ये बन जाता है हमारा प्लेन मिरर। ठीक, एक साइड इसकी पॉलिश्ड होती है, दूसरी साइड में चीज़ें चलती हैं, ठीक, तभी आपकी इमेज बनती है। ठीक, तो ये हमारा जो है ये प्लेन मिरर होता है। क्या होता है? ये होता है हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, ये हमारा होता है प्लेन मिरर। चलिए अब आप बात कर लीजिए प्लेन मिरर की, मैं थोड़ी बात कर ले हम, कि प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, याद रख लीजिए फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। अभी सब बात करेंगे कि फोकल लेंथ होता क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल्स टू, बस ऐसे ही छोटे छोटे नोट्स बना के लीजिए तब, ताकि आपको याद रहे, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ की जो प्लेन मिरर होती है वो क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। उसकी फोकल लेंथ बहुत होती है। कितनी होती है? बहुत का मतलब सर इन्फिनिटी होती है। दूसरी चीज, इमेज इज फॉर्म्ड at same distance, at same distance from mirror. Image is formed at same distance from mirror. Image is formed at same distance from, same distance, same distance of distance, of distance of object in front of mirror, in front of mirror। देख लीजिए ग्रामर, देख लीजिएगा, फिलहाल मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या है। ये कहने के मतलब कह रहे हैं प्लेन मिरर एक ऐसा प्लेन होता है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक ये प्लेन मिरर हमारा रखा हुआ है, और इस प्लेन मिरर के सामने मान लो ये ऑब्जेक्ट एक कैंडिडेट खड़ा है, मान लो ये, ठीक है, ये एक ए नाम का कोई पर्सन खड़ा हुआ है। ये इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली कि इसकी डिस्टेंस जो प्लेन से है वो मान लिया डी है। जो हमारा प्लेन मिरर है वो इससे डी डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, कोई भी मैन, आदमी आदमी कोई भी खड़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कह रहे हैं इस इंसान की जो इमेज बनेगी, इस इंसान की जो इमेज बनेगी वो ठीक डी डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक उतनी ही डिस्टेंस पर उस कैंडिडेट की इमेज हमको दिखाई देगी। ठीक, ए डैश, जितनी डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, सेम डिस्टेंस पर हमारा प्लेन मिरर क्या करेगा? सेम डिस्टेंस पर हमारा प्लेन मिरर इमेज को फॉर्म करेगा। क्या करेगा? सेम डिस्टेंस पे हमारा इमेज को फॉर्म करेगा। इसके बारे में 2 पॉइंट हो गए, इसके बारे में 2 पॉइंट हो गए। एक तीसरा पॉइंट देखिए क्या होगा। देखिए अगला पॉइंट देखिए इसके बारे में, तीसरा पॉइंट देखिए। अब हम एक काम करें, एक काम कर सकते हैं कि अगर इस इमेज को या मिरर को हम रिलेटिव मोशन दें, सपोज करो, देखो यहां पर देखो, एफ, अगर मान लो इस कैंडिडेट को हम इधर की तरफ बढ़ाते हैं, इस कैंडिडेट को अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ बढ़ाते हैं वी वेलोसिटी से, समझो इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स प्लेन मिरर, टूवर्ड्स प्लेन मिरर with velocity, with with velocity v, with velocity, with with velocity v, अगर हमने इसको v वेलोसिटी से इसको हमने आगे की तरफ मूव करा है, then image also
moves with same velocity with same velocity same velocity v same velocity v ठीक है, सेम वेलोसिटी v सेम वेलोसिटी v टुवर्ड्स मिरर टुवर्ड्स मिरर। ठीक, इस पॉइंट को क्या कर लें, इस पॉइंट को हम बंद करेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। बंद करिए फिर इसको, अरे यार बंद करिए, चलिए ठीक है। इस पॉइंट को हम बंद करेंगे क्योंकि ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने इस तरफ मिरर की तरफ बढ़ाया v वेलोसिटी से, तो ये इमेज है, ये क्या है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जैसे आप शीशे के सामने, मतलब ये शीशा रखा हो, आप शीशे के सामने जैसे बढ़ोगे, अंदर से इमेज भी आपको बहुत क्लोज आती दिखाई। जिस तरीके से आप मिरर की तरफ बढ़ोगे, उस तरीके से इमेज भी आपकी तरफ बढ़ेगी। जितनी वेलोसिटी से आप भागोगे, उतनी ही वेलोसिटी से आपकी इमेज भी इसकी तरफ भागेगी। यही इस पॉइंट का मतलब है। ठीक है, तो ये तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ बढ़ाया है। क्या किया है, ऑब्जेक्ट को आपने मिरर की तरफ बढ़ाया है, तब इमेज भी आपकी मिरर की तरफ बढ़ी है, सेम वेलोसिटी से बढ़ी है। लेकिन अगर हम दूसरा केस देखें कि अगर हम खड़े रहें, मिरर को अपने पास अपने दूर लेके जाएं। अभी क्या है, ये मिरर रखा हुआ है मान लो, ठीक, ये मान लो हमारा मिरर रखा हुआ है, ये मिरर रखा हुआ है हमारा सामने। तो इस मिरर की तरफ हम जा रहे हैं, मिरर नहीं चल रहा, हम जा रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम मिरर को अपने पास लाएंगे, मिरर को अपने से दूर ले जाएंगे, तब देखेंगे कि इमेज के साथ क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, चौथा पॉइंट नोट कर लीजिए कि इफ मिरर इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट with velocity with velocity v with velocity v with velocity v, then अब इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं, then image moving with, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है, with double of velocity of मिरर, डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसका मतलब कहने का ये है कि अगर हम देखिए, ये मिरर है हमारा, ठीक है, ये हमारा मिरर है, ठीक, ये हम खड़े हुए हैं, ठीक। तो अगर हम खड़े रहें, इस मिरर को अगर हम ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ाएं v वेलोसिटी से, याद रखिए, तो जो अभी इमेज रखा हुआ था, समझो इसके पहले की कंडीशन देखो, कि अभी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये आदमी खड़ा होता, तो इसकी इमेज मान लो d डिस्टेंस पे रखा है, तो ये भी d डिस्टेंस पे हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हमने इस मिरर को इस डायरेक्शन में भगाने की कोशिश की v वेलोसिटी से, तो इमेज आपका इधर भागेगा दोगुनी स्पीड से, 2v वेलोसिटी से। समझो, इमेज कितनी स्पीड से भागेगी, इमेज आपकी भागेगी दोगुनी स्पीड से। अगर अगर आपने क्या किया कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से मूव कराया, ऑब्जेक्ट को अगर आपने v वेलोसिटी से मूव कराया, तो क्या होगा, तो इमेज भी आपकी मिरर की तरफ v वेलोसिटी से भागेगी। लेकिन अगर आप मिरर को, आप क्या कर रहे हो, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, देखिए हम यहां पर ये कर रहे हैं कि हम लोग मिरर को, किसको, हम लोग यहां पर मिरर को भगा रहे हैं, हम लोग यहां पर मिरर को भगा रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। तो अगर मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ भागेगा, तो जितनी स्पीड से भाग रहा है, इमेज उसकी दोगुनी स्पीड से क्या करेगी, इमेज उसकी दोगुनी स्पीड से भागेगी। क्लियर इतनी बात, ठीक, आगे बढ़ जाए, चलो 4-5 पॉइंट हो गए। तो अगर, तो ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, ऑब्जेक्ट तक पहुंचते पहुंचते ये तो डी डिस्टेंस कवर करेगा अगर ये ऑब्जेक्ट के बहुत नजदीक कर दिया जाए। लेकिन ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये पूरी की पूरी 2d डिस्टेंस कवर करेगा। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, दोगुनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। तो इमेज ऐसे बनेगी। अगला स्टेप हम लोग लिखें, अगला स्टेप चले। तो हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली। अब हम देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगी? तो इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की दो देख ली, हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय टू पैरेलल प्लेन मिरर, पैरेलल प्लेन मिरर। यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। बेसिक बेसिक चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है प्लेन मिरर के बारे में, जो हमने आपको स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट लिखवाए, लेकिन यहाँ से आपकी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू होंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू होंगी, तो उनको बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है, उनको बहुत ध्यान में रखना है। पढ़ाइए। ठीक है, देखिए क्या होगा अगर दो पैरेलल प्लेन मिरर हो, अगर दो पैरेलल प्लेन मिरर हो, इसका मतलब है मान लो एक ये प्लेन मिरर है और एक ये प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट कहीं इनके बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो कैसे इमेज फॉर्म होगा, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, इसमें हम 2-3 चीजें देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या देखनी पड़ेगी कि अगर प्लेन में रख दिया जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेंगे। अभी एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस। इनके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है, इनके लिए एक फॉर्मूला है, वो हम आपको बताएंगे कि क्या फॉर्मूला है। फिलहाल अभी पहले आप ये देख लीजिए कि प्लेन मिरर अगर आपस में रखे गए हैं तो क्या आपकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, अगर दो प्लेन मिरर एक के पास रख दिए गए। देखिए ध्यान समझिएगा। चलिए देखिए, मैंने एक प्लेन मिरर ये मान लिया कि एक आपके पास ये एक प्लेन मिरर है, ठीक, ये हो गया एक प्लेन मिरर आपके पास। दूसरा प्लेन मिरर मैंने ये मान लिया, तो डिस्टेंस पे दूसरा प्लेन मिरर मैंने ये मान लिया। ठीक, ये दो प्लेन मिरर हमारे पास हो गए। अब मैंने क्या किया, इन दो प्लेन मिरर के बीच में यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। कहाँ रख दिया? यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक, तो इसको थोड़ा छोटा कर लो वरना आएगा नहीं इसके अंदर। इसको थोड़ा हम इतना छोटा कर लेते हैं, ऊपर से भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दो प्लेन मिरर हैं हमारे, ये दो प्लेन मिरर रखे गए हैं, ठीक है। इन पर बाहर की तरफ हमने कोटिंग कर दी है इस तरीके से। ठीक है, हमने इस पर कोटिंग कर दी। अब मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। तो इन दो प्लेन मिरर के बीच की हमने वो मान ली है, समझिए। देख लीजिए कितनी इमेजेस आपकी बनने की तैयारी हो जाएगी, देखिएगा। तो आपने क्या किया, मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ था इस जगह पे, तो इस जगह से ऑब्जेक्ट इस पर पड़ेगा इस तरीके से। हम्म, तो क्या होगा, लाइट लाइट बेंड होगी भाई। जैसे ही इसके अंदर आप रखोगे, ये लाइट क्या करेगी, ये लाइट इस पर पड़ेगी, तो ये लाइट इधर की तरफ जाएगी, जाएगी, और एक लाइट तुम्हारी इस तरीके से पड़ेगी। ऐसे बनो, देखो इधर देखो, अगर ये लाइट तुम्हारी इधर इस तरीके से पड़ रही है तो एक इमेज तुम्हारी इस तरीके से बनेगी, ऐसे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से अगर तुम डालोगे तो इस पर एक लाइट पड़ोगे, इस पर एक लाइट डालोगे, तो ये इधर की तरफ जाएगी, ये इधर की तरफ जाएगी। इन दोनों को पीछे मिलाओगे तो ये इस तरीके से होगी, फिर ये इधर की तरफ जाएगी, ये इधर की तरफ जाएगी, इनको मिलाओगे पीछे की तरफ, तो इस तरीके से बनेगी। तो एक लाइट मान लिया यहाँ से पड़ रही है, एक लाइट हमारी और यहाँ से हमने डाल दी। तो ये दो लाइट जो हैं इस मिरर पर इंसिडेंट हो रही हैं, तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर की तरफ रिफ्लेक्ट मारेगा, रिफ्लेक्शन होगा इधर की तरफ। ठीक, तो ये भी लाइट का रिफ्लेक्शन इधर की तरफ होगा इस तरीके से, ऐसे। तो ये दोनों लाइट को अगर आप पीछे बढ़ाओगे, पीछे की तरफ अगर इनको बढ़ाओगे, तो एक इमेज इनकी यहाँ पीछे की तरफ फॉर्म होगी। एक ही तो इमेज बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये लाइट कभी रुकने का नाम नहीं लेंगी। तो एक उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन जाएगी, बनेगी। दूसरी लाइट फिर से यहाँ पर इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, एक इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, तो अगली इमेज अगर आप इनको यहाँ से इनको पीछे बढ़ा दो, तो इनकी इमेज यहाँ बनने लगेगी। ठीक,
तो इस तरीके से यहाँ के इस प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनती ही जाएंगी। क्या करती जाएंगी? इमेज बनती ही जाएंगी और आप उनको रोक नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि प्लेन मिरर, अगर दो पैरेलल प्लेन मिरर है, देखिए, तो एक पैरेलल प्लेन मिरर M1 था, दूसरा पैरेलल प्लेन मिरर M2 था। M1 और M2 के बीच में हमने ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट की एक पहली इमेज यहाँ पर बनी I1, दूसरी यहाँ पर बनी I2। अभी और अगर हम इनको प्लेन मिरर को बढ़ा दें तो ये लाइट इधर जाएगी, फिर ये लाइट इधर जाएगी, फिर इनको पीछे बढ़ाएंगे तो एक इमेज फिर से हमको यहाँ पर मिलने लगेगी, दूसरी इमेज, फिर इनको पीछे बढ़ाएंगे, तो ऐसे करते 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 हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बन जाएंगी। तो क्या यहाँ से हमको रिजल्ट निकल के आया कि इन प्लेन मिरर in plane mirror in two parallel plane mirrors, ऐसे लिखो, in two parallel plane mirrors, in two parallel plane mirrors, infinite number of images is formed, infinite number of images is formed। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां से हमको आंसर मिल गया कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी प्लेन मिरर के अंदर। अगर दो प्लेन मिरर रखे गए हैं तो उनके बीच में नंबर ऑफ इमेजेस हमको कितनी मिलने वाली हैं? उनके बीच में हमको नंबर ऑफ इमेजेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे। कितनी बनेंगी? हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस का कलेक्शन होगा। बहुत सारी इमेजेस बनेंगी। आप देख भी रहे हो कि प्लेन मिरर बहुत लंबे रखोगे तो चलते 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 बहुत सारी इमेजेस हमारी फॉर्म होती जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक, नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला सर अभी बता रहे हैं? हाँ, क्योंकि अगले भी जब दो प्लेन मिरर लेंगे, अगले जो हम दो प्लेन मिरर लेंगे वो हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे हैं, तब कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस का निकालने का फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाई 360, थीटा डिवाइड बाई 360, जहां थीटा क्या है? हेयर थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, दो प्लेन मिरर के बीच का, दो प्लेन मिरर के बीच का क्या है? दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल है। क्या है? दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल है। एन क्या है? एन यहां पर हमारी हो जाएंगे नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक, नंबर ऑफ इमेजेस। अब इसमें ही जरा दो केस हैं, बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसी के अंदर दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको याद रखिएगा कि अगर क्या है, इन्हीं में देखो दो पॉइंट और जरा नोट करो। इफ ऑड, इफ वैल्यू ऑफ n is a odd number, is a odd number, अगर वैल्यू ऑफ n जो है एक ऑड नंबर में आ रही है, ठीक है, ऑड नंबर में आ रही है, देन n will be the number of images। तो वही रहेंगे जो n की वैल्यू आएगी, n will be the, अभी बता रहे हैं, n will be the number of images। ठीक है, अभी इन दोनों पॉइंट का मतलब समझा रहे हैं। अगर यहां से n की वैल्यू, अगर आपने n को यहां पर कैलकुलेट किया और यहां से अगर n की वैल्यू तुम्हारी ऑड नंबर आ रही है, ठीक है, तो जितनी वैल्यू आ रही है उतनी ही तुम्हारी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। इसी का दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वही आपको समझने वाला है। दूसरा पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट क्या है? इफ नंबर ऑफ इमेजेस, इफ नंबर ऑफ इमेजेस, इफ नंबर ऑफ देख लो, इफ नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, अगर तुम्हारी नंबर ऑफ इमेजेस क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस अगर तुम्हारी, इफ नंबर ऑफ इमेजेस
आर इवन, अगर इवन वैल्यू आ रही है नंबर ऑफ इमेजेस की, अगर तुम्हारे पास इवन वैल्यू आ रही है, इफ नंबर ऑफ इमेजेस आर इवन, सॉरी इफ द वैल्यू ऑफ, लिखो यार बार बार वही लिख जाता है क्या, इफ वैल्यू ऑफ, जल्दी जल्दी लिखो, इफ वैल्यू ऑफ एन इज इवन देन n minus 1 will be the number of, will be the number of images, the number of images, तब आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो n माइनस 1 बनेंगी। चलो अब हम जरा यहां की बात कर लें कि यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस जो है कितनी बन रही है। मैंने कहा प्लेन, जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे से रखोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनेंगी। तो केस फर्स्ट डाल लो। अगर हम इसी की बात करें तो यहां पर देखो कैसे आई इन्फिनिटी, कैसे आई, नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन टू, ये डायरेक्ट यहां से सवाल बन सकता है, टू पैरेलल प्लेन मिरर। तो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हमारी बनेंगी, अगर हमको ये फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि n इज इक्वल टू थीटा बाई 2। बस थीटा क्या है, थीटा मैंने यहां पर लिखवा दिया कि थीटा है एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। अब इन दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल क्या है, ये कह रहे हैं कि पैरेलल है, तो दो पैरेलल, अगर इनको प्लेन मिरर मान के लाइन मानो तो दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा, मतलब 0 डिग्री प्लेन मिरर्स। मीन्स दैट इज, कह सकते हैं कि हम थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है तो हम अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें n इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्या रखें, n इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्रीज रखें। तो अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो 0 मतलब शायद इनफाइनाइट समथिंग तुम्हारी वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, नहीं 360 डिवाइड बाई थीटा होगा, यहाँ पे उल्टा हो गया है। एक मिनट रुकेगा, एक मिनट रुकेगा, क्योंकि तभी तो आप वैल्यू निकाल पाओगे। उल्टा हो गया है, एक मिनट रुकना भैया, कोई बात नहीं, हो जाता है। 360 डिवाइड बाई थीटा, 360 डिवाइड बाई थीटा कर लो। ठीक है, क्या करोगे, 360 डिवाइड बाई थीटा होगा, वो उल्टा लिख गया, कोई बात नहीं। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर दो तो n इज इक्वल टू क्या रखोगे, देखो आपने अगर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, देखो ध्यान से, तो n इज इक्वल टू हमने रख दिया 360, नीचे हमने रख दिया थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना है 0 डिग्री, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 0 डिग्री। और आप जानते हो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वैल्यू क्या देता है, इनफाइनाइट। क्या देता है, इनफाइनाइट। मतलब इन प्लेन मिरर, लिख लीजिएगा यहां पर स्टार बना के, इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस इज फॉर्म्ड, इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म्ड, इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म्ड। कितनी इमेजेस बनेंगी, अगर दो प्लेन मिरर आपस में रखे गए हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। कैसी बनेंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तब हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखो। अगर दूसरा दूसरा कंडीशन क्या, इफ टू प्लेन मिरर्स, if two plane mirrors are mutually perpendicular, mutually perpendicular, अगर दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो दोनों ही मिरर आपके रखे गए हैं, अगर वो एक दूसरे से परपेंडिकुलरली रखे गए हैं, तब कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी, तब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी। तो अगर आपसे पूछे कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर वो आपसे कह देगा कि भैया रे डायग्राम ड्रॉ करो, रे डायग्राम ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करोगे, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है तो पहले आप एक प्लेन मिरर ये लोगे और ठीक इसके परपेंडिकुलर पे एक दूसरा प्लेन मिरर लोगे।
ठीक इसके परपेंडिकुलर पर एक आप दूसरा प्लेन मिरर लोगे, ये ले लिया। ये हमने ले लिए दो प्लेन मिरर जो एक दूसरे से क्या है, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखे गए। फिगर कुछ टेढ़ा है क्या? टेढ़ा है, इधर करते देखो। एक आपने प्लेन मिरर ये ले लिया, एक प्लेन मिरर आपने ये ले लिया, ठीक। और दूसरा प्लेन मिरर आपने इसी पर फटाक से 90 डिग्री पर, ठीक इसके 90 डिग्री पर आपने एक दूसरा प्लेन मिरर ले लिया, ये ठीक। एक प्लेन मिरर ये हो गया और एक प्लेन मिरर आपका ये हो गया। इन फिगर को थोड़ा हम साइड में रखते हैं अपना, इधर आ जाओ, ठीक है। एक प्लेन मिरर हमारा ये हो गया, दूसरा प्लेन मिरर हमारा ये हो गया। और इन दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल देखो कितने डिग्री का है। इन दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल देखो 90 डिग्री का है कि नहीं है। ये एंगल अगर हम चेक करें कितने डिग्री का है, देखो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यानी कि ये दोनों प्लेन मिरर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, ठीक है। एक पर पॉलिशिंग कर दो भैया, ठीक है। याद रखना वहां पर गड़बड़ मत करना, अगर नंबर कम आए तो फिर हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी, हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी अगर नंबर कम आए इसमें तो, ठीक। अब समझो, ये दो प्लेन मिरर एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे गए हैं। मैंने मान लिया कि यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, कहां पर, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ओ रखा गया जिसकी हमको इमेज फॉर्म करनी है, जिसकी हमको इमेज फॉर्म करनी है। तो हमने क्या किया, देखो कैसे इमेजेस पहले बनेंगी वो देखो। एक लाइट आपकी ऐसे गई, मान लो इस पर पड़ी, दूसरी लाइट इस पर और पड़ी, तो जाहिर सी बात है ये लाइट इधर की तरफ बेंड होगी और ये लाइट रिफ्लेक्शन के बाद इधर की तरफ बेंड होगी, इस तरीके से होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। इधर की तरफ पड़ रही है, यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये लाइट यहां रिफ्लेक्ट होके जा रही है। अब देखो, एक तो कहां बनेगी इमेज, एक देखो इमेज कहां बनेगी, एक तो इमेज बनेगी जब आप इन दो लाइट्स को पीछे की तरफ बढ़ाओगे, देखो एक लाइट आपकी ऐसे जाएगी इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके, और दूसरी लाइट आपकी इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ठीक है। जितने एंगल पे जाएगी उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ठीक है। तो एक तो इमेज आप देख रहे होगे, अगर गौर करो, अगर गौर करो तो देखना, एक मिनट ऐसे कर लो इसको। एक तो इमेज आपकी जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे, एक इमेज इसके पीछे बनेगी। अरे यार कैसा फिगर बन रहा है सर, डॉटेड लाइन तो कर लीजिए, डॉटेड लाइन ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए सर, डॉटेड लाइन ले लिया। एक तो आपकी इमेज देखिए इसके पीछे ऐसे जाके बनेगी, कहीं जाके इस तरीके से, इनको पीछे बढ़ाओगे, बन जा भाई साहब। जब इनको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे इस तरीके से, चलो हम यार बढ़िया बनाते हैं वरना तुम कहोगे सर बढ़िया नहीं बना रहे। एक तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी जाके, जब इसी लाइट को तुम पीछे की तरफ बढ़ाओगे, इसी लाइट को जब तुम पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये लाइट दोनों कहीं ना कहीं यहाँ मिलेंगी। अरे नहीं बनेगा क्या, चलो हटाओ इसको, ये ले लेते हैं। हाँ ये सही, एक यहाँ पे मिलेगी और एक आपकी यहाँ पे जाके, इन दोनों को जब ऐसे मिलाओगे तो ये दोनों पीछे जाके मिलेंगे। अब सही है सर, ये दोनों पीछे जाके मिलेंगी। और एक देखो ये दोनों, ये एक तो ये बन गई आपकी, अच्छा एक इमेज ये बन गई, और दूसरी देखो यहाँ से भी तो रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ से भी नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ पर अगर यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लो तो एक लाइट तुम्हारी ऐसे जाएगी, दूसरी लाइट तुम्हारी ऐसे जाएगी इस तरीके से, एक इसको पीछे बढ़ाने पर मिली और इसको एक ऐसे, फिर यहाँ से एक तुम्हारी इसको पीछे बढ़ाने पर मिलेगी। तो जब आप अब इनको पीछे बढ़ाओगे बढ़ाओगे इस तरीके से, एक इमेज इनकी यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। दो इमेजेस बन गई, एक यहाँ और एक यहाँ, और एक तो यहाँ बनेगी ही। क्यों? क्योंकि ये प्लेन वर्ड के सामने ये रखा हुआ है, तो इसकी इमेज बनेगी। देखो ये थोड़ा नीचे ऊपर है, वो देख लेना, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी आप लोग मेंशन कर लेना, ये चीज़ थोड़ी आपकी इमेज यहाँ पर मिलनी चाहिए, इस तरीके से ऐसे मिलनी चाहिए यहाँ पे। एक तो आप इमेज देख लेना उसमें, ठीक है। फिगर आप लोग के बुक में बना हुआ है, वो लोग फिगर देख लीजिएगा, वो फिगर जो है आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा अब यहाँ पे बनाने में वक्त हो जाता है ना, तो ये भाई एक तो ये लाइट इसको पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं मिलेगी, जाके इस जगह पे मिलेगी,
तो यहाँ मिलेगी जाके, हमने यहाँ दूर मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट को यहाँ मान लो आप, और क्या कर सकते हो भाई, इतना ही कर सकते हैं कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मान लें, यहाँ पर मान लें, ऊपर की तरफ ऐसे, यहाँ से मान लो लाइट आ रही है, इस तरीके से बेंड हो रही है, तब फिगर कुछ सही बन सकता है ना। तो ये लाइट गई, इस मिरर पर इंसिडेंट हुई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये व्हाइट वाली इंसिडेंट हो रही हैं, ये वाली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और फिर दोबारा व्हाइट वाली इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इनको पीछे बढ़ाने पर एक इमेज यहाँ बन रही है, नंबर ऑफ इमेज 1 यहाँ बन गई मान लो, ठीक। दूसरी हमारी इमेज यहाँ बन गई मान लो, और तीसरी इमेज इसके बराबर यहाँ नीचे बन गई, 3 इमेज हमारी फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर तो अगर दो प्लेन मिरर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे गए आपस में, तो कितनी नंबर ऑफ इमेज आपने देखी कि यहाँ पर लिख लो, इन दिस केस 3 images is formed, 3 images is formed, 3 इमेज आपकी फॉर्म हो रही है, मैंने मार्क कर दिया है 1 2 और 3, ये 3 इमेजेस फॉर्म हो रही है। अब रीजन देखो, ये तो आपने फिगर डायग्राम से दिखा दिया, ये आपने फिगर डायग्राम से दिखा दिया कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस आपकी फॉर्म होंगी, बट अगर हम बात करें फॉर्मूले के बेसिस पे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भी तुमको सीखना है ना, हमको फॉर्मूला भी तो ध्यान देना है। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला अगर हम लोग निकालें नंबर ऑफ इमेजेस, तो क्या देखें 3 आ रही है क्या, जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट ये वाला पढ़ा हुआ है कि अगर n इज इक्वल टू 360/थीटा लगा दे, वहां से हम नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। क्या हम ये अप्लाई करके देखें, अगर ये अप्लाई हो रहा है तो बात हमारी सही है, अगर नहीं अप्लाई हो रहा है तो मतलब बात हमारी गलत है। तो आओ इसको अप्लाई करके देखते हैं। जय श्री राम। आगे बढ़ जाए, देखो गौर से देखो कि हम अगर इस फॉर्मूले की हेल्प लें, अगर हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेके काम करें, तो फॉर्मूला सर हमारा क्या कहता है कि फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 360/थीटा, 360/थीटा। और हमने यहां पर देखा है कि इस केस में हमारा थीटा क्या होगा, इस केस में थीटा की वैल्यू देखो क्या है, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है सर, 90 डिग्री है। वाह वाह वाह, थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री, रख दिया उठा के वैल्यू। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 360 डिग्री डिवाइड बाई मतलब 90 डिग्री, तो वैल्यू आ गई 4। क्या आ गई सर, एन की वैल्यू तो 4 आ रही है, आपने तो 3 लिखा हुआ है, मतलब गड़बड़ बढ़ा रहे हैं क्या, गड़बड़ बढ़ा रहे हैं क्या सर, गड़बड़ बढ़ा रहे हैं नहीं। ध्यान से सुनो, मैंने ये कहा था पिछले ही टर्म में, मैंने सेकंड पॉइंट आपको लिखवाया था कि इफ द वैल्यू ऑफ n इज इवन, इफ द वैल्यू ऑफ n इज इवन नंबर, अगर n की वैल्यू कैसी आ रही है, इवन नंबर आ रही है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, n-1, मतलब उससे एक कम कर दो, उतनी ही इमेजेस आपकी फॉर्म हो सकती हैं। बात समझ में आई। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, मतलब ये कैसी वैल्यू है, इवन है। इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी, अभी बताया भैया, n-1 इमेजेस फॉर्म होंगी। कितनी, n-1 इमेजेस फॉर्म होंगी। और n-1 का मतलब 4-1, मतलब 3, यानी कि अब जो डायरेक्ट n-1 की वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई। और यही हमारी क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस। n नहीं है नंबर ऑफ इमेजेस, n-1 नंबर ऑफ इमेजेस है। अगर वैल्यू आपकी कैसी आ रही है, अगर वैल्यू आपकी इवन आ रही है, कैसी आ रही है, अगर वैल्यू आपकी इवन आ रही है, तो जो n-1 मानी जाएंगी वही टोटल नंबर ऑफ इमेजेस मानी जाएंगी, वो हमारी यहां पर 3 निकल के आ रही हैं। और ये हमने फिगर से भी समझ लिया कि 3 बनेंगी, ये हमने फिगर में भी देख लिया कि 3 बनेंगी, और हमने आपको बता भी दिया कि 3 बनेंगी। बात क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दिया जाए, हाँ या ना में जवाब दिया जाए। इफ टू प्लेन मिरर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब उन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल कितना डिग्री होना चाहिए सर, इन दोनों प्लेन के मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तब कितना होगा, तब हमारा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इस फॉर्मूला का यूज करके हम नंबर ऑफ इमेजेस यहां से n-1 नंबर ऑफ इमेजेस निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। तो ये 2 पॉइंट, ये जो मैंने यहां पर आपको लिखवाया हुआ है, ये जो मैंने आपको यहां पर लिखवाया उसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, इसको ब्रैकेट के अंदर, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लीजिए फटाक से, ताकि आपको ये चीज़ रिमेंबरिंग रहे। मैंने स्टार मार्क भी कर दिया है, तो ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है। क्या करनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनको थोड़ा छोटा छोटा कर लो, ब्रैकेट के अंदर ना है, इमेज आर फॉर्म्ड
ठीक, नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक, ये चीज जो लिखी हुई है इसको एकदम से रट डालो, एकदम से रट डालो, एकदम से रट डालो। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो हमारी बात इसकी भी खत्म हो गई। अब जाके हमारा प्लेन मिरर खत्म हो गया, प्लेन मिरर खत्म हो गया, इतना पार्ट हमारा प्लेन मिरर खत्म हो गया। अब हमारा बचा क्या है? स्फेरिकल मिरर बचा है। क्या बचा है? स्फेरिकल मिरर। और प्लेन मिरर के अंदर बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। अब हमारा स्फेरिकल मिरर बचा है, एक एक टिक करते दो। ये हो गया, इसका भी 50% हो गया है। ठीक, 50% हो गया है। क्या 50% हमने प्लेन मिरर को कवर कर लिया। अब बात हमारी आ जाती है स्फेरिकल मिरर के बारे में। इसके बारे में अब बात कर ले हम स्फेरिकल मिरर के बारे में। चलिए स्फेरिकल मिरर देख लीजिए, देख लीजिए भैया स्फेरिकल। इसको ध्यान से सब बच्चे नोट कर लें फटाफट स्पीड में। SPEED में नोट कर लें, स्पीड में नोट कर लें फटाफट। फिर हम अगला अपना प्लेन मिरर की तरफ बढ़ें, इसकी तरफ स्फेरिकल मिरर की तरफ बढ़ें। नोट हो गया? चलो चले, चलिए देखिए। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। किसकी बात करेंगे? बढ़िया हेडिंग डालिए और बढ़िया देखो, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल, अरे वाह। मिरर यहां लिख लो, फिर इनको अरेंज कर लें। अरे हेडिंग डालो फटाफट, स्फेरिकल मिरर। चलो हेडिंग डाल लो फटाफट। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, अरे सर डिजाइन 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 डिजाइन, ये बात स्फेरिकल मिरर बढ़ जाएंगे। चलो देखो, अब समझो इस बात को ध्यान से। अरे ये सब मिरर सब गायब हो गया। ठीक है, अंदर छोड़ो, हाँ। अब देखो स्फेरिकल मिरर हम फिगर बनाएंगे। स्फेरिकल मिरर का पहली बात, स्फेरिकल मिरर दो तरीके का होता है। तो पहले तो स्फेरिकल मिरर देख लो। स्फेरिकल मिरर क्या होगा? स्फेरिकल मिरर एक, मान लो तुम्हारा ग्लास का एक स्फेयर होगा। क्या होगा? एक ग्लास का स्फेयर होगा। एक ग्लास का क्या होगा सर? एक ग्लास का स्फेयर होगा, ग्लास का स्फेयर होगा इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती रहे। अरे साला, गड़बड़ करता है गड़बड़। आगे बढ़े, ध्यान देखो, ऐसे बना लो। ठीक, ये मान लिया हमारे स्फेरिकल मिरर हो गया। जिसका ये क्या है? जिसका ये है हमारा ओ है, जिसका सेंटर, इस स्फेरिकल मिरर का जो ये पॉइंट हमने बना दिया है, ये क्या है? ये सेंटर है। क्या है? ये सेंटर है स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, तो सेंटर तो सेंटर पे बनाइए ना सर, यहां। ठीक है, सेंटर, ये हमारा स्फेरिकल मिरर का क्या हो गया? सेंटर, वो हमने नाम दे दिया। ठीक है सर, बात हमारी आपकी एकदम करेक्ट हो गई। तो स्फेरिकल मिरर के ग्लास का स्फेयर होता है, जिसके हम दोनों साइड पर क्या करें? अगर हम दोनों साइड, देखो बहुत ज्यादा स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशंस वगैरह आप लोग आपके बुक में है कि स्फेरिकल मिरर इज द स्फेयर ऑफ ग्लास एट विच टू मतलब कॉन्वेक्शन कॉनकेव मिरर इज द पार्ट ऑफ दैट मिरर। ठीक है, जिस स्फेयर से, जिस स्फेयर के कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पार्ट होते हैं उसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। जिस स्फेरिकल मिरर के कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पार्ट होते हैं उसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। यानी कि इसी मिरर के कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दो भाग हैं, इसी के दो टुकड़े हैं, इसी के दो टुकड़े हैं। तो जिसके टुकड़े हैं उसी मिरर को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। यानी कि अगर आप यहां से एक लाइन खींच दो इस तरफ ऐसे, आप यहां से एक लाइन खींच दो ऐसे, और एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच दो ऐसे। ठीक, तो एक लाइन आप यहां से खींच
तो आपका जो ये चीज निकल के आ रहा है सर, ये चीज देखिए, इसको समझिए। तो अगर मन ने पॉलिशिंग इसमें बाहर की तरफ से कर, इस देखो, इसको हमने काट के अलग निकाल लिया, इस टुकड़े को हमने काट के अलग निकाल लिया। तो देखो जरा ध्यान से, इसको देखो, जो ये एंगल बनेगा, जो ये सेंटर पे एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम बोलते हैं, अगर इसको हम थीटा मान लें, पूरा का पूरा एंगल मान लें थीटा, तो हियर थीटा इज इक्वल्स टू, टर्मिनोलॉजी समझते जाइएगा, थीटा को हम बोलेंगे एंगुलर अपर्चर। क्या बोलेंगे? एंगुलर अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगुलर अपर्चर बोलेंगे। और ये जो आप लाइन देख रहे हो, मान लो इसको हमने ए बी नाम दे दिया, तो ये जो ए बी आपका है, उसको हम बोलते हैं लीनियर अपर्चर। क्या बोलते हैं? लीनियर अपर्चर। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना। बोल दिया। अच्छा, इस पर हमने ये जो पॉइंट हल्का हल्का मार्क किया, जिसको हमने पी बोला है, उसको हम पी को क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द, पोल ऑफ द, पोल ऑफ द एपीबी। अभी हम नाम नहीं दे रहे इसका, क्योंकि अभी कोटिंग नहीं है, क्योंकि जब तक आप मिरर के ऊपर कोटिंग नहीं करोगे, जब तक आप इन टुकड़ों को निकाल के कोटिंग नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मिरर आपका कौन सा है? कोटिंग करनी पड़ेगी ना। तभी मैं लिख रहा हूं कि ये जो एपीबी पार्ट है, या ऐसे समझ लो एपीबीए, ये जो एपीबीए आप पार्ट देख रहे हो, जो एपीबीए पार्ट देख रहे हो, ये चीज कौन सी चीज? ये वाली चीज जो आप देख रहे हो, ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये हिस्सा, इस हिस्से का ये जो ए बी पार्ट है, सॉरी पी जो पार्ट है, ये पी जो पार्ट है, उसको हम बोलते हैं पोल ऑफ ए बी। बात क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है सर, ठीक, इतना समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, और यहां से देखो, जो आप पीओ देख रहे हो, जो आप पीओ देख रहे हो, वो क्या है? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ, चलो ऐसे देखो, रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर है। क्या है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर है। वो स्फेरिकल मिरर की तो रेडियस है, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे किसके लिए? यही दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। यही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। क्या यही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा? फॉर फॉर पार्ट, फॉर पार्ट ए पी बी ए। समझो, ए पी बी ए के लिए ये डिस्टेंस, ए पी बी ए के लिए जो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, ये आर हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे इसको। लेकिन इस पूरे स्फेयर के लिए, इस पूरे स्फेयर के लिए इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या नाम देंगे सर? इसको सिर्फ और सिर्फ नाम दिया जाएगा रेडियस का, सिर्फ और सिर्फ रेडियस का नाम दिया जाएगा। बोलो तारारारा, बोलो भाई तारारारा। बोल दिया तारारारा। ठीक। अच्छा, ओ क्या है यहां पर? ओ क्या है? देखो, ओ है सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या है? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। बट, बट यदि इफ, क्या है सर? क्या है? बट, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ, ऑफ किसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पार्ट, लिख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पार्ट ए पी बी ए पी बी ए। अरे ये बाप रे बाप, चलो ए पी बी, इसको ही छोटा कर लो। ठीक। अरे यार कहाँ लिख दें? कर्वेचर ऑफ, यहाँ लिख दो, छोटा छोटा देखो, छोटा छोटा लिखने समझ लेना। पार्ट, पार्ट ए
PBA, देख लेना, थोड़ा आंखें उसको थोड़ा जूम कर लेना ऐसे करके, ठीक है, उसको थोड़ा ऐसे करके जूम कर लेना। बात समझ में आई? बात क्लियर है? अच्छा, सेम काम इधर होगा, इधर के कुछ बदल थोड़ी जाएगा, ये हमारा एंगुलर अपर्चर हो जाएगा, ये हमारा पोल हो जाएगा। इस हिस्से के लिए इसको नाम दे दो A डैश P B डैश। तो जो इस हिस्से के लिए लिखा है, जो इस हिस्से के लिए लिखा है वही हम उधर उस हिस्से के लिए लिख देंगे। ठीक, जैसे A डैश B डैश इस वाले पार्ट का अपर्चर है, APB का अपर्चर है, AOB डैश ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा, ये एंगुलर अपर्चर हो गया इस पार्ट के लिए। A डैश B डैश लीनियर अपर्चर हो गया। PO इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, पूरे स्फीयर के लिए रेडियस मानेंगे। वही सब टर्मिनोलॉजी घूम घूम के वापस आने वाली है, तो अभी हम लिखवा देंगे दोबारा, फिलहाल आप इसको अच्छे से नोट करिए। अब हमने क्या किया, अब हमने इन टुकड़ों को अलग अलग किया, तो पहले हम इस टुकड़े को निकाल के अलग करें, तो ये टुकड़ा क्या बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, ऐसे बन रहा है कि नहीं, ये टुकड़ा कुछ इस तरीके से बन रहा है कि नहीं, बताओ, ऐसे बन रहा है ना। तो अब हमने इन दोनों टुकड़ों को अलग अलग निकाला, इन दोनों टुकड़ों को हमने अलग अलग निकाला, तो पहला टुकड़ा देखो ये बनेगा, पहला टुकड़ा क्या आया, पहला टुकड़ा ये आया और दूसरा टुकड़ा ये आया। अब शुरुआत होगी कोटिंग की, इसकी कोटिंग की शुरुआत होगी अब। तो अगर हमने इस पर बाहर की तरफ कोटिंग कर दी, अगर हमने इस पर बाहर की तरफ कोटिंग कर दी, इधर सॉरी अंदर की तरफ इस पे कोटिंग करो, हमने इस पर क्या किया, हमने इस पर कोटिंग किया अंदर की तरफ, क्या किया, हमने इस पर अंदर की तरफ कोटिंग की, और एक सरफेस पर हमने बाहर की तरफ कोटिंग कर दी, क्या कर दी, एक सरफेस पर हमने बाहर की तरफ पॉलिशिंग कर दी। अब पॉलिशिंग ज्यादातर अभी तक तो पॉलिशिंग सिल्वर की हो रही है, तो वही पॉलिशिंग है, बाकी डरना हो इसमें बात वाली नहीं कोई बात। ठीक, अब देखो वही बात, ये इस अब इसको हम नाम दे देंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या है ये, कॉन्वेक्स मिरर, और एक तरफ ये क्या है, कॉनकेव मिरर। एक तरफ क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, एक तरफ क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर में मैंने पॉलिशिंग करके आपको दिखा दी है, ठीक है, पॉलिशिंग हो गई। तो अगर इनर पॉलिशिंग होगी, अगर इनर पॉलिशिंग होगी तो उस मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसी पॉलिशिंग है, ये इनर पॉलिशिंग है। कैसी पॉलिशिंग है ये, कैसी पॉलिशिंग है, ये इनर पॉलिशिंग है, इनर पॉलिशिंग है, ठीक है, इनर पॉलिशिंग है, ये इनर पॉलिशिंग है। और इसमें कैसी पॉलिशिंग हमने की है, इसमें हमने की है आउटर सरफेस पे पॉलिशिंग, ये आउटर पॉलिशिंग मैंने कर दी है। कैसी पॉलिशिंग कर दी है, कैसी की है, आउटिंग, आउटर सरफेस पे हमने पॉलिशिंग की है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब जरा इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली चीज ये होती है, इसमें बहुत ये चीज ध्यान देनी होती है कि इसमें टर्मिनोलॉजी थोड़ी अजीब तरीके की होती है। जैसे एक मिरर ये मैंने बना दिया, एक मिरर मैंने ये बना दिया, ठीक, ठीक है, एक मिरर मेरा ये बन गया, दूसरा मिरर मेरा बन गया, समझो ध्यान से। तो अगर मैंने इस पर अंदर की तरफ पॉलिशिंग की है, तो जाहिर सी बात है कि इसका इनर सरफेस पॉलिश्ड है। कौन सा सरफेस पॉलिश्ड है भाई, कौन सा सरफेस पॉलिश्ड है, इनर सरफेस पॉलिश्ड है। तो अगर इनर सरफेस पॉलिश्ड है तो इसका मतलब ये मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो सबसे बड़ी चीज होती है इसके अंदर की थोड़ी टर्म समझना। क्या समझना, थोड़े टर्म्स को समझना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, देखो भाई कि इनर सरफेस को क्या बोला जाता है, इनर सरफेस को, इनर सरफेस को हम लोग बोलते हैं कि कॉनकेव सरफेस। क्या बात है सर, कॉनकेव सरफेस, यही बस इसमें इंपॉर्टेंट है, यही बस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एक एक की बात कर लेते हैं, चलो पहले कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। पहले किसकी बात कर लें, पहले हम कॉन्वेक्स की बात कर लें। हाँ, पहले कॉन्वेक्स की बात कर ले। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इनर सरफेस जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव सरफेस,
यानी कि इसमें कॉनकेव सरफेस पॉलिश्ड होता है। कभी कभी बुक के अंदर आपको दिया जाता है इनर सरफेस और आउटर सरफेस नहीं देंगे, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉनकेव सरफेस देंगे कॉन्वेक्स के अंदर। तो आप समझ जाना कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इनर सरफेस को कॉनकेव सरफेस बोलते हैं, और कॉनकेव सरफेस ही हमारा कैसा माना जाता है, उसके अंदर पॉलिश्ड माना जाता है। कैसा माना जाता है? पॉलिश्ड माना जाता है। सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे बैठ के, वरना हमारी तुम्हारी हो जाएगी लड़ाई। खाना पीना बंद करें, ठीक है? लेक्चर के वक्त खाना पीना बिल्कुल बंद करें, एकदम से बैठ के जो है लेक्चर सुने। अच्छा ठीक है। और बाकी बचा आउटर सरफेस। क्या बचा हमारा? आउटर, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस भैया, आउटर सरफेस को क्या बोलते हैं बच्चा? आउटर सरफेस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, कॉन्वेक्स सरफेस बोलेंगे, ठीक है? तो कॉन्वेक्स सरफेस आउटर सरफेस को बोला जाता है, कॉन्वेक्स सरफेस आउटर सरफेस को बोला जाता है, ठीक। अच्छा, तो इसमें कॉन्वेक्स सरफेस को क्या बोलेंगे कि सर कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। ताली बजाएं। क्या बात, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कॉन्वेक्स सरफेस कैसा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहां टर्मिनोलॉजी ध्यान रखो, अब यहां पर टर्मिनोलॉजी ध्यान रखो, यहां पर अब टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखो, ठीक है? क्या कि सर कॉन्वेक्स मिरर में कॉनकेव सरफेस पॉलिश्ड, कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स सरफेस रिफ्लेक्टिंग। इनर और आउटर तो बहुत जल्दी पहचान जाओगे सर, बट कॉन्वेक्स और कॉनकेव पहचानने में दिक्कत होगी। तो याद रखो कि कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स सरफेस रिफ्लेक्टिंग मतलब आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, मतलब ऑब्जेक्ट आपका रखा जाएगा इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव सरफेस। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका इधर कहीं रखा जाएगा। बोलो तारारारा, तारारारा। इधर कहीं ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, इधर कहीं आपका ऑब्जेक्ट रखेंगे, और इधर कहीं आपकी जाके क्या बनेगी? इमेज बनेगी। बोलो तारारारा। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम बात कर लें, अब हम थोड़ा बात कर लें अपने किसकी? अब हम बात कर लें कॉनकेव मिरर की। तो देखो भैया कॉनकेव मिरर क्या होगा? ये कॉनकेव मिरर, ये कैसा मिरर? अभी तो सर नहीं बता पाएंगे कैसा मिरर है, बट पॉलिश करो पहले, इसको पॉलिश करके दिखाओ। तो हमने क्या किया? हमने इसको पॉलिश किया। क्या किया? हमने इसको पॉलिश किया। तो पॉलिश हमने अगर इसको कर दिया, किसी कलर से पॉलिश कर दो, मान लो हम व्हाइट कलर से पॉलिश किए थे ना, देखो इसमें हमको आउटर सरफेस क्या करना है सर? इसमें हमको आउटर सरफेस को पॉलिश करना है, आउटर सरफेस को इसमें हमको पॉलिश करना रहता है। तो भैया देखो, इसमें हम आउटर सरफेस को क्या करते हैं? आउटर, आउटर सरफेस, और इसमें आउटर सरफेस को क्या बोलोगे? इसी आउटर सरफेस को बोला जाता है, बताओ। अगर हमने कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में कॉनकेव को आउटर सरफेस माना है, तो बताओ कॉनकेव मिरर में कौन सा सरफेस होगा? कॉन्वेक्स। यानी कि आउटर सरफेस किस सरफेस को मानेंगे? कॉन्वेक्स सरफेस को। किस सरफेस को मानेंगे? कॉन्वेक्स सरफेस को हम आउटर सरफेस मानेंगे। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस कॉनकेव होता था तो वो पॉलिश्ड होता था। अब कॉनकेव मिरर में कॉन्वेक्स सरफेस है तो पॉलिश्ड कौन होगा? कौन पॉलिश्ड होगा? कॉन्वेक्स सरफेस। बहुत बढ़िया। तो कॉन्वेक्स सरफेस कैसा मानेंगे? पॉलिश्ड मानेंगे। कैसा? पॉलिश्ड। कैसा? पॉलिश्ड। ठीक है, सारे बच्चे जुड़े रहें, और जिनको लग रहा है वो जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आउटर सरफेस मतलब आपका कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस आपका पॉलिश्ड रहेगा। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा, इसके अंदर इनर सरफेस क्या सर? इनर सरफेस, इनर सरफेस, इनर सरफेस, इनर सरफेस को क्या बोलेंगे?
इनर सरफेस को बोलेंगे हम कॉनकेव सरफेस। क्या बोलेंगे? कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस बोलेंगे। और कॉनकेव सरफेस सर, उसमें कॉन्वेक्स सरफेस पॉलिश्ड होता था, इसमें हमारा कॉनकेव सरफेस पॉलिश्ड होगा। ओ सॉरी, उसमें कॉन्वेक्स सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता था, इसमें कॉनकेव सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। ठीक है, ठीक है। आउटर सरफेस पॉलिश्ड है मतलब कॉन्वेक्स सरफेस पॉलिश्ड है, और इनर सरफेस मतलब कॉनकेव सरफेस इसमें रिफ्लेक्टिंग माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि स्मर ऑब्जेक्ट, और ये इमेज कैसी बनाता है? जब इमेज फॉर्मेशन होगा तो ये रियल इमेज बनाता है। रियल, अभी इमेज के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये चीजें समझ जाओ। ठीक है, तो मैं इसी में टर्म्स डिफाइन किए दे रहा हूं, जो इसमें टर्म्स होंगे वही उसमें टर्म्स होंगे। ये हो गया पोल, क्या हो गया? ये पोल हो गया। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। पोल को, पोल को मिलाने वाली लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक जगह फोकस होगा और एक जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्या होगा? एक जगह फोकस होगा और एक जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। होगा सर? बिल्कुल होगा। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हमारा इस सरफेस, क्योंकि अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इस वजह से भाई अंदर बाहर समझ रहे हो कि नहीं? अंदर बाहर कुछ लोग नहीं होता, मैं तो थोड़ा मोटा फिगर बना के दिखा दूं, ये इस तरीके समझो। मान लो ये कोई आपका कॉन्वेक्स सरफेस है, तो अब देखो इसके बाहर का ये जो सरफेस दिख रहा है तुमको, नजर आ रहा है, इसके बाहर का जो सरफेस नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। ये कॉन्वेक्स सरफेस है कॉनकेव मिरर में। बोलो हाँ या ना? कॉन्वेक्स सरफेस। अरे भाई साहब, ठीक। और ये जो अंदर वाला सरफेस देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस। और पॉलिशिंग इस पर, इस वाले सरफेस, बाहर वाले सरफेस पे की जाती है, इस वाले सरफेस पे। समझ पा रहे हैं? हाँ। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो बच्चे क्या करें, वो बच्चे इसको स्पीड में, स्पीड पे करके देख लें। ठीक है, तो ये बाहर वाला सरफेस, जो ये वाला सरफेस, इसको अलग कलर से कर दे, चलो ब्लू से कर दो इसको। ये जो सरफेस आप देख रहे हो, ये वाला सरफेस आपका आउटर सरफेस हो गया, ये वाला, ये बाहर वाला हिस्सा देख रहे हो, ये हिस्सा, और इसके अंदर वाला जो ये हिस्सा, ये रिफ्लेक्टिंग हो गया। क्लियर है? हाँ, तो यही चीज बताने की कोशिश करें बार बार कि कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस के बारे में। ठीक बा? ठीक भैया, आगे बढ़ जाएं, चलो। अच्छा, तो यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या देखनी है? बस छोटी छोटी पॉइंट्स यहीं पर नोट करते चल रहे हैं, बाकी बहुत ज्यादा नोट्स बनवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग पढ़े बैठे हो। फोकस ऑल, अच्छा यहां पर नोट कर लो, ऑल डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंसेस, all distance should be, all distance should be measured, should be measured from, from pole of the mirror, from pole of the, pole of the mirror। सारी डिस्टेंसेस को हमको पोल से मेजर करना है। कहां से मेजर करना है? पोल से मेजर करना है, तो बिल्कुल मेजर करेंगे सर। फोकस पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एफ से। सब कुछ बताएंगे अभी। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम लोग आर बोलते हैं, जिसको नाम क्या दिया जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दिया जाता है उसको? क्या नाम दिया जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम? तो चलो पॉइंट नोट कर लो। यहां पर एफ क्या है? एफ किसको दिखा रहा है कि एफ जो है फोकस, फोकस ऑफ द मिरर है, ये मिरर का फोकस है।
सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है, सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इनकी डेफिनेशन आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, वही याद कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, पी क्या है, बता चुका हूं, पी जो है वो पोल है। क्या है, पोल है। ये बात हो गई। चलो अब बात कर लें, तो स्मॉल एफ क्या है, स्मॉल एफ क्या है, स्मॉल एफ है हमारी फोकल लेंथ है। ये क्या है, ये उस मिरर की फोकल लेंथ है, यानी कि लेंथ फ्रॉम पोल, लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। आर क्या है सर, आर है हमारा रेडियस ऑफ, सब बता चुके हैं, आर हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, बहुत पहले ही सब कुछ डिस्कस हो चुका है। रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखवाया था ना, सबसे पहले मैंने यहां पर आपको सारी चीजें लिखवा दी हैं कि ये जो पीओ है कहां से कहां तक, ये पी से लेकर ओ तक की जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही ना, ये डिस्टेंस पहले मैंने लिखवा दिया कि रेडियस ऑफ इस मिरर, इस स्फेयर के लिए रेडियस है, बट रेडियस फॉर कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पार्ट ए पी बी ए पी बी ए, तो वही तो हम कर रहे हैं कि ये जो पार्ट हमारा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है ए पी बी ए वाला, ये पार्ट, तो यही पार्ट हम, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, यही इसका पार्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में एक रिलेशन होता है, तो हम वो भी नोट कर लेते हैं। क्या होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो होता है वो फोकल लेंथ का 2 गुना होता है, ये हम जानते हैं, तो इसको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। लो, ठीक, रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो यही सारे फिगर्स आपके इसमें हो जाएंगे, ऐसा नहीं, यही सारे फिगर, जैसे यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम एफ मानेंगे, स्मॉल एफ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम कैपिटल आर मानेंगे। तो सब कुछ जो उसमें होगा वही इसमें होगा, कुछ बदलने वाला जैसा नहीं। बदलेगा क्या, बस इमेज का नेचर बदलेगा। क्या बदलेगा, बस इमेज का हमारा नेचर बदलेगा, और क्या बदल सकता है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल जाएगी। ठीक, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल जाएगी, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज उधर। इसमें क्या रखा जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इधर, और इमेज भी हमारी इधर ही बनेगी। ऑब्जेक्ट भी हमारा यहाँ रखा जाएगा इस तरीके से, इधर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, और यहाँ पर हमारी नीचे हमारी इमेज बनेगी। ठीक, यानी कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज, तो इस तरीके की इमेज को हम कैसे बोलते हैं, ये हमेशा याद रखो, ये हमेशा रियल इमेज बनाएगा। कैसी इमेज, ये हमेशा रियल इमेज बनाता है। क्यों, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही अगर इमेज बनती है, तो उस तरीके की इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। और ये जो हमारा बनाता है इधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज, तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज को बनाता है। ठीक, वर्चुअल इमेज को बनाता है, यानी कि इसका, ये लेंस का जो मैग्निफिकेशन देगा ये हमेशा लेस देन 1 देगा और नेगेटिव वैल्यू देगा। तब बताएंगे कि क्या मैग्निफिकेशन है, क्या चीजें हैं। तो अभी फिलहाल इतनी चीजें आप लोग याद रखें। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग क्या करें, इतनी चीजें आप लोग याद रखें। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी चीजें हम लोगों ने मिरर के बारे में जितनी टर्मिनोलॉजी है वो सब डिस्कस कर लिया, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो हमारा क्या खत्म हो गया भैया, यहाँ पे आ जाओ, जो हमने अपना इंडेक्स बनाया था, तो हमारा अब यहाँ पर हमने मिरर खत्म कर लिया, प्लेन मिरर खत्म कर लिया, स्फेरिकल मिरर के सारे पार्ट्स देख लिए। ठीक है, अब इनकी जो डेफिनेशन है देखो, समझो ध्यान से, ये याद रख लीजिएगा। सीधे सुनिए, ये पढ़ाया है। ठीक है, इनमें आपको आपको काम क्या करना है, मैं आपको एचडब्ल्यू दे रहा हूं, मैं इसके आपको पीडीएफ दे दूंगा। कुछ डेफिनेशंस है, कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स की डेफिनेशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्या, जैसे फोकस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहली चीज नोट कर लो। मैं इनकी पीडीएफ अगले लेक्चर पे इनकी पीडीएफ डलवा दूंगा इस पे। ठीक है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और
और क्या चीज, और आपका फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। और फोकल लेंथ हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया, और क्या, अपर्चर की डेफिनेशन क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, अपर्चर, पोल क्या चीज है, पोल की डेफिनेशन। तो इन सबकी डेफिनेशंस आपको जो है अपने आप से कंप्लीट करनी है, या इन सबको रट लेना एग्जाम में, एग्जाम में इन सबको क्या कर लेना है, एग्जाम में इन सबको रट लेना है, क्योंकि इनसे आपकी डेफिनेशंस बन सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई मिरर के बारे में, ठीक है। अच्छा, अभी आगे चल के हम जब डेरिवेशन करेंगे मिरर फार्मूला का, उसमें हम स्नेल्स लॉ वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। हालांकि स्नेल्स लॉ मिरर जो हमने वहां बताया था आपको वहीं बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, वो नहीं बताया वहां पे क्योंकि जरूरी था। अभी आगे समझोगे, क्योंकि जब हम डेरिवेशन करेंगे उसमें स्नेल्स लॉ का यूज होगा, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। बाकी अगर आपको, एक मिनट रुकिएगा। हम्म, ठीक, जैसे आप इसी के बाद अगर आप, ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया था ना, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, तो अगर इसी के आसपास, अगर इसी के बाद हम एक पेज पेज ऐड कर दें, उसमें अगर हम स्नेल्स लॉ आपको समझाने की कोशिश करें, स्नेल्स लॉ, तो समझ लो थोड़ा स्नेल्स लॉ क्या है, अगर यहीं समझ लो फिर वहां भी समझा दूंगा। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ किस लिए यूज होता है, यूज इसका होता है टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू फाइंड क्या, टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। डिटेल्ड इसकी मैं आगे आपको बताऊंगा, फिलहाल इतना समझ लो फॉर्मूला उसका क्या होता है, n इज इक्वल्स टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, ठीक है, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। अगर ये कब, जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना हो या किसी का, ठीक है, जैसे मैं बताऊं एन, जैसे मान लो आपकी लाइट पहले मीडियम से आ रही है, दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा ये एक मिनट, अरे भाई साहब क्या बता रहे हैं सर, तो लेंस में यूज, उसमें यूज होता है भाई, रिफ्रैक्शन में, अरे सर कहाँ रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे हैं आप, रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, स्नेल से भैया रिफ्लेक्ट उसका रिफ्रैक्शन का है, मेरा भी दिमाग कहाँ जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उस स्नेल्स लॉ आप उसमें पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन में पढ़ोगे, मैं इसमें पढ़ा दे रहा हूँ सर, आप तो नई नई चीज़ें बताते हैं। चलो ठीक, ये स्नेल्स लॉ हमारा उसमें यूज होगा, रिफ्रैक्शन में यूज होगा, तो इतनी आपको याद रखनी है। अब अगला हमारा टॉपिक जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पूरी क्या कंप्लीट करेंगे, पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना इमेज फॉर्मेशन, क्या, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, क्या कंप्लीट करेंगे, इमेज फॉर्मेशन। वो 6 कंडीशंस जो आती है ना आपकी, वो 6 कंडीशंस, वो 6 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन 6 कंडीशंस के लिए मैं अलग से आपके लिए एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम कंडीशंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और किसी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, और किसी के बारे में डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अभी तो ये लॉग इन भी नहीं है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो अभी के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिएगा, और अगले लेक्चर में आपकी ऑप्टिक्स जो है, थर्ड लेक्चर होगा ऑप्टिक्स, उसमें पूरा कंप्लीट हम आपका खत्म कर देंगे, रिफ्रैक्शन कंप्लीट पूरा, ठीक है। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जोड़ करते रहिए, और इन सारी चीज़ों का जो मैंने लिखवाई है, इन सारी चीज़ों का प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि विदाउट नोट्स कुछ भी होने वाला नहीं है, याद रखिएगा। जो लोग ऐसे ही नॉर्मल बैठे हैं सिर्फ सुन रहे हैं, उनके सुनने के लिए ऐसे काम नहीं चलने वाला है भाई साहब, उसको पढ़िए बैठ के जाके, उन सब चीज़ों को पढ़िए बैठ के, तब जाके कहीं दिमाग में चीज़ें बैठेंगी, ठीक है, तब कहीं चीज़ें दिमाग में जाके आपके बैठेंगी, ठीक है। सारे बच्चे नोट्स बना लेंगे, ठीक है, बात क्लियर। अच्छा, चलो, तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहें, और तेज करते रहें, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तो तुम लोग जो है घर में पार्टी कर सकोगे, हैं, है ना। ठीक है, चलो।
नमस्कार, तब तक के लिए बने रहिए सक्सेस वाला के साथ और पढ़ाई को जोर करते रहिए।